नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मानसून सत्र की शुरुआत पर प्रधानमंत्री ने 18 मिनट का एक बयान पत्रकारों को दिया था, जिसमें कहा था कि ये जो मानसून सत्र है, ये विजय उत्सव सत्र है। लेकिन पूरे 5 दिन, पूरा हफ्ता भर सत्र की कार्रवाई नहीं चलती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बेआबरू होकर सदन से निकाल बाहर कर दिया जाता है। सरकार चर्चा से भागती है। सरकार मुद्दों पर बहस करने से कतराती है। और ऐसे में अब क्या कहा जाए? विजय उत्सव सत्र कहा जाए या पराजय मातम सत्र कहा जाए? ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सरकार को पूरे हफ्ते शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। लेकिन सरकार निहायत बेशर्मी से हंसती रही। यहाँ तक कि गोदी मोदी मीडिया चैनल भी जगदीप धनखड़ को निकाले जाने का भी उत्सव मनाते रहे, जबकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक मातम से कम नहीं था। कुल मिलाकर अगर हम देखें कि विजय किसकी हुई, क्या विपक्ष की विजय हुई? क्या विपक्ष की विजय इस रूप में हुई कि 2-3 दिन के हो हल्ले के बाद विपक्ष सरकार को पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के मामले में चर्चा कराने के लिए मजबूर कर दिया। अब ये चर्चा अगले हफ्ते होगी, लेकिन विपक्ष चाह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चर्चा का जवाब दें। हमें नहीं मालूम, और सरकार ने आश्वस्त भी नहीं किया है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चर्चा का जवाब देंगे या नहीं देंगे। चर्चा किस रूप में होगी हमें नहीं पता। क्या विपक्ष के लोगों के राफेल पर, ट्रंप पर, ये तमाम जो सवाल उठाए जाएंगे, वो सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए दोनों सदनों में एक्सपंज तो नहीं कर दिए जाएंगे, और सरकार इसी पर अपना विजय उत्सव तो नहीं मनाएगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। सरकार की माने तो विजय सरकार की हो गई। इसलिए हो गई क्योंकि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक संकट खड़ा करने वाले थे, सरकार को और ज़्यादा शर्मिंदगी में डालने वाले थे। सरकार शर्मिंदा हुई, लेकिन कपड़े फिर भी तन पर बचे रह गए। तो इसी को सरकार अपनी विजय मानकर चल रही है कि समय रहते वो चेत गई, और ये बताने की कोशिश कहीं नहीं हो रही, ना कोई बयान है, ना कोई वीडियो है, ना कोई एक्स पर कोई ट्वीट है कि आखिर कौन से संवैधानिक संकट में देश फंस जाता और कौन सा ऐसा कदम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उठाने वाले थे। इस पर पूरी तरह से खामोशी दिखाई देती है। तो आप तय कीजिए कि इस मसले पर विजय किसकी हुई, पराजय किसकी हुई, कौन उत्सव मना रहा है, किसके घर में मातम छाया हुआ है। पराजय सरकार की हुई कि उस पर चर्चा से भागने का आरोप लगा। पराजय सरकार की इस रूप में भी हुई कि वो शुरू से कहती रही कि हम हर नियम, कायदा, नियम, कानून और प्रक्रिया और परंपरा के अनुसार चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन हर बार जब कोई प्रस्ताव दिया गया, कोई मोशन पेश किया गया, तो उसको ठुकरा दिया गया। जबकि परंपराएं कहती हैं कि राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए। परंपरा ये कहती है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब भी खड़े हों तो पीठासीन अधिकारी को उनको मौका देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। राहुल गांधी बाहर आकर बोले भी कि मैं एलओपी हूँ, मुझे भी बोलने का मौका नहीं दिया गया, जबकि सत्ता पक्ष को दिया गया। अब नियम, प्रक्रिया, परंपरा ये कहती है कि अगर आप सत्ता पक्ष को समय दे रहे हैं तो आपको उतना नहीं तो उसका 50% तो कम से कम विपक्ष को देना चाहिए। लेकिन फिर आप अपने ही बनाए हुए जो बयान है उनसे आप मुकर जाते हैं, पलट जाते हैं, तो फिर पराजय किसकी होती है? सदन के वेल में विपक्ष के लोग आए, नारेबाजी करते रहे, काले कपड़े पहनकर भी आए, काले रंग का बैज भी लगाकर आए,
तख्तियाँ भी लेकर आए। ओम बिरला कहते रहे स्पीकर साहब कि भाई आप मेज़ें तोड़ने के लिए थोड़ा ना आए हैं, आप हो हल्ला के लिए थोड़ा ना आए हैं। नो नो कहते रहे, लेकिन सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित होती रही। कई बार तो ऐसा लगता है, और कांग्रेस का और ख़ास तौर से विपक्षी पार्टियां का ये कहना है कि सरकार जैसे चर्चा कराना ही नहीं चाहती, सरकार जैसे खुद चाहती है कि कार्रवाई बाधित हो जाए। पूरा अधिकांश समय पूरा प्रधानमंत्री विदेश में रहे, विजय विपक्ष की हुई, पराजय सरकार की इस रूप में भी हुई कि एसआईआर को लेकर सरकार चर्चा के लिए सहमत नहीं हुई। पूरे 5 दिन हो हल्ला मचता रहा, लेकिन सरकार बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, जिसमें अब तो तय हो गया है कि करीब 62 लाख वोटर वोट नहीं डाल पाएंगे, जिसमें चुनाव आयोग का ये दावा है कि उसमें से 22 लाख मर चुके हैं, 30-31 लाख हमेशा के लिए माइग्रेट कर चुके हैं, 1 लाख अनट्रेसेबल हैं, 7 लाख जो हैं वो डुप्लीकेट हैं। लेकिन इसको लेकर शक जाहिर होता रहा, और कुल मिलाकर ऐसा लगा जैसा सरकार आयोग का अप्रत्यक्ष रूप से बचाव करती हुई नज़र आई, आड़ लेती हुई नज़र आई आयोग के। तो इसको आप किस रूप में लेंगे? अब इसको क्या कहा जाए कि अर्जुन मेघवाल को, कानून मंत्री को, सदन में कहना पड़ा रामजी लाल सुमन के एक लिखित सवाल के लिखित जवाब में कि सरकार का संविधान की जो प्रियम्बल है उससे समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने का कोई इरादा नहीं है, कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई सोच विचार इस पर नहीं हो रहा है। तो संघ की मांग ठुकरा दी एक तरह से सरकार ने। ये एक हम कह सकते हैं संविधान की जीत हुई। ना कांग्रेस की जीत हुई, ना बीजेपी की जीत हुई, ना एनडीए की जीत हुई, ना इंडिया की जीत हुई। यहाँ पर विजय उत्सव मनाया जा सकता है। मैं इसको सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी दूंगा कि दत्तात्रेय होसबोले से लेकर, शिवराज सिंह चौहान से लेकर, हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर और भी बीजेपी के नेता लगातार जोर दे रहे थे। उनको लग रहा था कि उनकी सरकार समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को बाहर निकाल फेंकेगी, या फिर भागवत के दत्तात्रेय होसबोले का संघ के नेता का समर्थन कर देते हैं तो उनके खासम खास होने का एक तमगा लग जाएगा। लेकिन अर्जुन मेघवाल ने सबकी इन जो महत्वाकांक्षाएं थी उन पर पानी फेर दिया। मातम की बात करें तो संवैधानिक पदों को खतरे में पड़ जाना लोकतंत्र के लिए ये मातम जैसा ही तो है। आयोग का अप्रत्यक्ष रूप से बचाव करना फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की प्रतिष्ठा पर एक मातम जैसा ही तो है। गोदी मोदी मीडिया के जो चैनल हैं वो पैसे की बर्बादी का मातम मनाते रहे, लेकिन जिस ढंग से संवैधानिक मूल्यों को आड़ में रखकर उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, उन पर महाभियोग लगाने जैसी बातें सामने आई, उस पर किसी ने मातम नहीं मनाया। टीवी न्यूज़ चैनल्स की मौत का मातम पूरा हफ्ते देश एक बार फिर मनाता रहा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।